So today we will start our next topic of applications of op-amp, that is integrator circuit. अब ये भी op-amp के applications है. हमें मालूम है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर हम डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए यूज कर सकते हैं. तो उसका एक यूज है या एप्लीकेशन है जिसका नाम है इंटीग्रेटर. अब इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएशन ये ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशंस मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा. तो इंटीग्रेटर सर्किट हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या उसके दो टाइप्स होते हैं, एक पैसिव इंटीग्रेटर और एक एक्टिव इंटीग्रेटर. पैसिव इंटीग्रेटर का मतलब होता है कि इंटीग्रेटर सर्किट डिजाइन करने के लिए हम पैसिव कंपोनेंट यूज करते हैं. पैसिव कंपोनेंट मतलब रेजिस्टर, कैपेसिटर्स लाइक दिस. और एक्टिव इंटीग्रेटर का मतलब होता है कि इंटीग्रेटर डिजाइन करने के लिए हम एक्टिव कंपोनेंट्स यूज करते हैं. एक्टिव कंपोनेंट मतलब ट्रांजिस्टर, ओपैम्प, दीज आर द बीजेटी, दीज आर द एक्टिव कंपोनेंट्स. पैसिव कंपोनेंट मतलब क्या है, जिसके ऑपरेशन के लिए पावर सप्लाई नहीं लगता. और एक्टिव कंपोनेंट मतलब क्या है, जिसके ऑपरेशन के लिए हमें डीसी पावर सप्लाई देना पड़ता है. ठीक है, जैसे रजिस्टर के ऑपरेशन के लिए हमें कोई सप्लाई देना नहीं पड़ता, वो पैसिव कंपोनेंट है. और एक्टिव कंपोनेंट सपोज बीजेटी है, तो बीजेटी मतलब ट्रांजिस्टर के या ओपैम्प हो गए, तो ओपैम्प के ऑपरेशन के लिए हमें उसको डीसी सप्लाई देना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं एक्टिव कंपोनेंट. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे यहाँ पे एक्टिव इंटीग्रेटर यूजिंग ओपैम्प. ठीक है, द सर्किट इन विच the output voltage waveform is the integration of the input voltage waveform is called as integrator और integrating amplifier. देखो एकदम सिंपल है, जिस सर्किट का आउटपुट उसके इनपुट का इंटीग्रेशन होता है उस सर्किट को बोलते हैं इंटीग्रेटर सर्किट. अब हम ये इंटीग्रेटर सर्किट कैसे डिजाइन करने वाले हैं, विद द हेल्प ऑफ ओपैम्प. ओपैम्प का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेटर सर्किट को डिजाइन कर रहे हैं. तो देखो, हम आइडियल या बेसिक इंटीग्रेटर सर्किट देखेंगे, या उसको एक्टिव इंटीग्रेटर सर्किट भी बोलते हैं. ओके, तो उसको आइडियल मतलब हम आइडियल ओपैम्प यूज करने वाले हैं, और उसको बेसिक भी बोलते हैं इंटीग्रेटर सर्किट, या उसको एक्टिव इंटीग्रेटर सर्किट भी बोलते हैं. ठीक है, देखो एक सिंपल है, कुछ भी उसमें डिफिकल्ट नहीं है. एज इट इज सर्किट डायग्राम है. ये हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसको पॉजिटिव पावर सप्लाई और ये नेगेटिव पावर सप्लाई, ये प्लस वीसीसी और ये माइनस वीई रहता है. ओके, ये डुअल पोलरिटी पावर सप्लाई ओपैम्प को हम यहाँ पे इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे. मतलब यहाँ पे हम जो इनपुट सप्लाई है वो इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल को देंगे. देखो ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इसको हमें इनपुट सप्लाई देंगे जो है वी इन, जिसका वोल्टेज है वी इन, दिस इज और इनपुट सिग्नल. और यहाँ पे है इनपुट रेजिस्टेंस R1. ये हमारे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है. ये सिंपली ये एक इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, क्लोज लूप इन्वर्टिंग ओपैम्प है. एक बात याद रखो, दिस इज सिंपली अ क्लोज लूप इन्वर्टिंग ओपैम्प. यहाँ पे सिर्फ फीडबैक में रेजिस्टर की जगह हमने कैपेसिटर लगाया, बस इतना ही चेंज है. ठीक है, तो फीडबैक की जगह क्या है, यहाँ पे कैपेसिटर है, तो ये फीडबैक की जगह लगे इसलिए हम उसको सी सफिक्स एफ बोलेंगे. सी एफ इज द फीडबैक कैपेसिटेंस. ओके, एंड R1 is the input resistance, Vin is the input voltage of the input supply. ओके, तो एकदम सिंपल है, जैसे हम क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन यूज किया था हमने ओपैम्प का. ठीक है, तो उसी तरह से ये हमारा सर्किट है, सिर्फ यहाँ पे फीडबैक की जगह कैपेसिटर है. ओके, सो अब ये जो Vin है हमारा इनपुट का, ये Vin की वजह से ये सर्किट में से करंट फ्लो होगा, दैट इज I1. सो I1 इज द करंट फ्लोइंग थ्रू R1. I1 क्या है, I1 इज द करंट फ्लोइंग थ्रू R1 ड्यू टू Vin. Vin की वजह से इस सर्किट में करंट फ्लो होगा I1, जो कहाँ से फ्लो हो रहा है, R1 से. ठीक है, और ये V1 जो है ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का पोटेंशियल है, और ये V2 जो है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल का पोटेंशियल है. ठीक है, तो ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में IB करंट फ्लो होगा, बेस बायस करंट, वो उसके वैल्यू 0 रहेंगी, और यहाँ पे भी बायस करंट फ्लो होगा, उसकी भी वैल्यू 0 रहेंगी. क्यों, क्योंकि ओपैम्प का इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी रहता है, इसलिए ओपैम्प में फ्लो होने वाला करंट 0 रहता है. ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद अब ये जो I1 है वो I1 इस V2 पे आएगा, और V2 पे आने के बाद I1 को दो पाथ रहेंगे फ्लो होने के लिए. एक ओपैम्प में फ्लो होगा अंदर, वो तो 0 ही रहेगा क्योंकि ओपैम्प के अंदर करंट जाता ही नहीं, उसका इनपुट इम्पोर्टेंस इन्फिनिटी होने के कारण. तो ये पूरा का पूरा करंट ये फीडबैक से फ्लो होगा.
तो फीडबैक पाथ से फ्लो होने वाले करंट को हम आई एफ बोलते हैं, तो दैट इज अवर आई एफ। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पे ये पॉइंट को एट पॉइंट V2 हम क्या करेंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करेंगे। अब किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है? किरचॉफ्स करंट लॉ इज नथिंग बट at any junction or point in an electrical circuit the sum of incoming current is equal to sum of outgoing current। तो इनकमिंग करंट कौन से यहाँ पे एक ही है I1, सो I1 इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट कौन से है, ये IB है और ये IF है, तो आउटगोइंग करंट IB प्लस IF। ओके, सो ये इक्वेशन हमें यहाँ पे मिलता है विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ। ओके, किरचॉफ्स करंट लॉ, I1 इज इक्वल टू IB प्लस IF, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ये पॉइंट V2 पे सम ऑफ इनकमिंग करंट I1 है, सम आउटगोइंग करंट IF और IB है, तो इसलिए I1 इज इक्वल टू IB प्लस IF। ठीक है, बट IB कितना रहता है, जीरो रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर जीरो हमने पुट किया तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगा फिर से, I1 इज इक्वल टू IF, I1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IF। ठीक है, अब देखो I1 क्या है, हमारा इनपुट करंट है और IF क्या है, फीडबैक करंट है। अब हमें क्या होना है, हमें ऐसा इक्वेशन होना जो वोल्टेज के फॉर्म में होना है। तो हमेशा एक बात आप याद रखने का कि हमें यहाँ पे किरचॉफ्स करंट लॉ लगाने के बाद करंट के फॉर्म में इक्वेशन मिलेगा, तो आपको क्या करना है, करंट को वोल्टेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। यू हैव टू रिप्रेजेंट करंट इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज। ठीक है, तो अभी I1 तो क्या है, I1 इज V इन से फ्लो हो रहा है, V इन हायर पोटेंशियल से V2 तक फ्लो हो रहा है ये, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस, मतलब ये I1 हो गया। सो I1 क्या है, I1 इज इक्वल टू V इन माइनस V2 डिवाइडेड बाय R1, पर V2 क्या रहता है, जीरो है। V2 क्यों जीरो है, क्योंकि V1 जीरो है, V1 डायरेक्टली ग्राउंड को कनेक्ट किया हमने, V1 जीरो है तो ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट V2 भी जीरो होता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें यहाँ पे लगने वाला है। तो दूसरा है IF। अब IF इज द फीडबैक करंट, बट फीडबैक करंट मतलब क्या, इट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटर, क्योंकि फीडबैक में हमने कैपेसिटर यूज किया है, तो करंट फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटर का एक इक्वेशन होता है, ये इक्वेशन आपने शायद प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा भी होगा। IC मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटर इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर इनटू dV बाय dt, dVC बाय dt। ये VC क्या है, इट इज द वोल्टेज डेवलप अक्रॉस कैपेसिटर। अब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज डेवलप होगा अगर उससे करंट फ्लो होगा तो। ठीक है, सो IC इज इक्वल टू C dVC बाय dt, ये ऐसा इक्वेशन रहता है करंट फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब करंट फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटर कौन सा है, IF है, IF इज नथिंग बट करंट फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटर। तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है हमारा, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में I1 इज इक्वल टू IF की जगह हम क्या पुट करेंगे, C dVC बाय dt। सो I1 इज इक्वल टू, या IF की जगह हम क्या पुट करेंगे, C dVC बाय dt। क्यों, क्योंकि IF मतलब IC, IF क्या है, फीडबैक करंट मतलब कैपेसिटर, करंट फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटेंस, क्योंकि फीडबैक में कैपेसिटर यूज किया है, और ये क्या रहता है, C dVC बाय dt। सो CF dVC बाय dt, हमने सिर्फ यहाँ पे C को CF लिखा, CF ओके हमने ये C को क्या रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, CF, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, C की जगह ये C, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है सपोज, तो यहाँ पे हम C की जगह पे सिर्फ CF नोटेशन यूज करेंगे, dVC बाय dt। CF ये कैपेसिटेंस होता है उस कैपेसिटर का, VC होता है उसके अक्रॉस डेवलप हुआ वोल्टेज, और dVC बाय dt मतलब चेंज इन वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, टाइम के हिसाब से उसका वोल्टेज ये चेंज होता है, हमको मालूम है। बट I1 इज इक्वल टू V इन माइनस V2 बाय R1, मैंने ऑलरेडी आपको बोला है। I1 क्या है, या I1 V इन माइनस V2 डिवाइडेड बाय R1, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो वोल्टेज क्या है यहाँ पे, करंट कहाँ से का फ्लो हो रहा है, V इन से V2 तक, सो V इन माइनस V2 डिवाइडेड बाय R1, ये क्या होगा हमारा I1। तो देखो I1 को क्या लिखेंगे हम, V इन माइनस V2 डिवाइडेड बाय R1, और VC को क्या लिखेंगे, जो VC है, VC इज द वोल्टेज डेवलप अक्रॉस कैपेसिटर, और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होता है वो कैसा होता है,
कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल में जो वोल्टेज है वो, और उसके दूसरे टर्मिनल में जो वोल्टेज है वो, दो टर्मिनल के वोल्टेज का डिफरेंस रहता है, वो कैपेसिटर में स्टोर होता है. सो V2 माइनस VO इज द वोल्टेज डेवलप अक्रॉस कैपेसिटर. देखो VC इज नथिंग बट V2 माइनस VO. ठीक है, अब ये इक्वेशन में पुट करो. यहाँ पे I1 की जगह पे क्या पुट करो, Vin माइनस V2 डिवाइडेड बाई R1. सो Vin माइनस V2 डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल टू C अप D बाई dt, और यहाँ पे VC की जगह क्या पुट किया हमने, V2 माइनस VO. ओके, समझ में आ गया ये आपको. ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन में हमने I1 की जगह पे क्या पुट किया, Vin माइनस V2 डिवाइडेड बाई R1, और C अप D बाई dt VC की जगह पे क्या पुट किया हमने, V2 बाय VO. ठीक है, अब V2 क्या है, 0 है, वर्चुअल ग्राउंड. वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, V1 और V2 सेम रहते हैं. V1 और V2 इज एट द सेम पोटेंशियल ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट. अगर V1 ग्राउंड है तो V2 भी ग्राउंड रहता है, अगर V1 0 है तो V2 भी 0 है. तो यहाँ पे V2 क्या है, 0 है. तो हम V2 की जगह अगर 0 पुट किया तो क्या मिलेगा हमें, Vin बाय R1 इज इक्वल टू C अप D बाई dt. यहाँ पे भी V2 की जगह हम 0 पुट करेंगे, तो 0 माइनस VO मतलब माइनस VO. तो ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन इस इक्वेशन में कन्वर्ट होगा, क्योंकि हमने V2 की जगह पे 0 पुट किया. तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा, Vin बाय R1 इज इक्वल टू C अप D बाई dt इंटू माइनस VO. ये माइनस साइन बाहर निकालो, बाहर निकालो मतलब वो मल्टीप्लीकेशन में ही है. और हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को बोथ साइड इंटीग्रेशन से, बोथ साइड का इंटीग्रेशन लेंगे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को टेकिंग इंटीग्रेशन फ्रॉम बोथ द साइड, दोनों साइड में हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे. तो क्या मिलेगा हमें, देखो यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेशन यूज किया तो इंटीग्रेशन ऑफ Vin बाय R1 इज इक्वल टू, ये CF तो कांस्टेंट रहता है, इंटीग्रेशन ऑफ D बाई dt ऑफ माइनस VO. तो इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये क्या है, डेरिवेटिव है, D बाई dt ये डेरिवेशन है, डेरिवेटिव है, और उसका अगर हमने इंटीग्रेशन लिया तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव कैंसिल करेंगे एक दूसरे को. तो यहाँ पे हमें सिर्फ क्या मिलेगा, CF माइनस CF इंटू VO. ओके, माइनस CF इंटू VO मिलेगा. लेट मी क्लियर इट यू. देखो यहाँ पे हमने क्या लिया, दोनों साइड से इंटीग्रेशन लिया, दोनों साइड से हमने इंटीग्रेशन लिया, इंटीग्रेशन 0 टू t लिया. ठीक है, दोनों साइड से हमने इंटीग्रेशन लिया. तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ, देखो ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ Vin डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या मिलेगा, और माइनस VO इंटू CF. तो माइनस VO इंटू CF. ठीक है, ऐसे ही मिलेगा हमें इक्वेशन. और माइनस ये Vin इंटू dt प्लस C. अब इंटीग्रेशन जब हम लेते हैं तब हम Vin dt प्लस C यूज करते हैं. यहाँ पे ये dt प्लस C, ये कांस्टेंट भी हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन लेते वक्त. ठीक है, ये आपको मालूम है. तो क्या मिलेंगे यहाँ पे हमें, इंटीग्रेशन ऑफ Vin, इंटीग्रेशन ऑफ Vin बाय R इज Vin बाय R1 dt प्लस C. ठीक है, ये प्लस C हम यहाँ पे लिखते हैं, इज इक्वल टू VO, और ये CF रहेगा हमारा, माइनस VO इंटू CF. तो देखो ये R1 कॉमन रहता है तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं. ओके, R1 को हम बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 बाय R1 आएगा. तो 1 बाय R1 जो है हम इधर भेज देंगे. तो ये देखो, ये Vin डिवाइडेड बाय R1 dt प्लस C इज इक्वल टू माइनस VO बाय CF. तो हम क्या करेंगे, VO को एक साइड रखेंगे और बाकी सब टर्म इधर भेज देंगे, और ये R1 को इंटीग्रेशन के बाहर निकालेंगे क्योंकि ये R1 कांस्टेंट है.
तो हम क्या करेंगे, वीओ को एक साइड रखेंगे, बाकी सब टर्म इधर भेज देंगे। तो क्या मिलेगा हमें, देखो वी इन इंटीग्रेशन ऑफ, ये R1 हम बाहर निकालेंगे और ये CF को इधर भेजेंगे, तो CF भी और माइनस साइन भी इधर भेज देंगे। तो क्या आएगा, ये CF यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर डिवीजन में आएगा। सो माइनस 1 डिवाइडेड बाय R1 -1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू CF। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t क्या रहेगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन के अंदर क्या रहेगा, v इन dt प्लस c, v इन dt प्लस c इज इक्वल टू, इस साइड में क्या रहेगा, अभी इस साइड में सिर्फ vo रहेगा, vo आउटपुट वोल्टेज। ओके, तो ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन सेम है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों क्या है, सेम है। हमने क्या किया, सिर्फ vo को इस साइड में लिखा और बाकी टर्म को इस साइड में लिखा। तो vo इज इक्वल टू -1 बाय R1 इंटू CF इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t, एक पर्टिकुलर टाइम तक, जब तक कैपेसिटर चार्ज होता नहीं तब तक वो टाइम है, v इन dt प्लस c। तो ये हो गया हमारा आउटपुट वोल्टेज एक्सप्रेशन। तो अब देखो, आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सर्किट E इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट रहता है, RF C1 ये क्या है, ये कांस्टेंट है, दिस R1 एंड CF ये पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि हम रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट रखेंगे और कैपेसिटर भी अगर कांस्टेंट रखेंगे तो ये वैल्यू हमें कांस्टेंट मिलेंगी। सिर्फ वेरिएबल क्वांटिटी कौन सी इसमें, ये v इन वेरिएबल है। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t v इन dt प्लस c, मतलब क्या, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट वोल्टेज। तो मिल गया हमें आउटपुट में इनपुट का इंटीग्रेशन। सो दिस इज द इंटीग्रेटर सर्किट where c is the constant of integration and it is proportional to the output voltage vo at t is equal to 0 second। t is equal to 0 second में हमें c क्या मिलता है, कांस्टेंट, ये इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है। दिस इज नॉट, इसका कैपेसिटर से कोई संबंध नहीं आता, ये इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है। और कैपेसिटेंस ये CF है, ये R1 ये रेजिस्टेंस है। R1 कौन सा रेजिस्टेंस है, आपको मालूम है R1 कौन सा रेजिस्टेंस है, ये R1 है, ये R1 रेजिस्टेंस है और ये CF कैपेसिटेंस है फीडबैक का। ठीक है, और ये हमारा इक्वेशन, और ये V इन है हमारा इनपुट वोल्टेज। सो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट वोल्टेज प्लस ए कांस्टेंट। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इंटीग्रेटर सर्किट। तो कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं मुझसे, इक्वेशन इंडिकेट दैट द आउटपुट वोल्टेज इज नेगेटिव इंटीग्रेशन ऑफ द इनपुट वोल्टेज। अब यहाँ पे हमें ये नेगेटिव साइन मिला, ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इट इज द इन्वर्टिंग इंटीग्रेटर। हमने इनपुट सिग्नल किसको दिया, इन्वर्टिंग टर्मिनल को दिया। तो इनपुट सिग्नल इन्वर्टिंग टर्मिनल को देने के कारण हमें यहाँ पे माइनस साइन मिला। ओके, द नेगेटिव साइन इज इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फैक्ट दैट द बेसिक कॉन्फ़िगरेशन यूज इज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा, ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का है। दिस सर्किट इज देयरफॉर कॉल्ड एज इन्वर्टिंग इंटीग्रेटर। तो इस सर्किट को आप इन्वर्टिंग इंटीग्रेटर भी बोल सकते हो। ओके, अब इसके इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म्स हम देखेंगे, इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म। तो सपोज हमने इंटीग्रेटर को क्या किया, यह हमारा इंटीग्रेटर का इक्वेशन है, v इज इक्वल टू -1 बाय R1 इंटू CF इंटीग्रेशन ऑफ v इन dt प्लस c, ये इंटीग्रेशन का कांस्टेंट होता है। c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट एट vo ऑफ 0, हम उसको vo ऑफ 0 भी लिखेंगे, वेयर vo ऑफ 0 इज द आउटपुट वोल्टेज एट t इज इक्वल टू 0। ये क्या है, अगर टाइम 0 है, 0 टाइम में जो आउटपुट मिलेगा हमें आउटपुट वोल्टेज, तो ये सपोज vo ऑफ 0 है, तो हम उसको c को v ऑफ 0 लिखेंगे। दिस इज द इट इज द आउटपुट वोल्टेज एट t इज इक्वल टू 0। आउटपुट फॉर स्टेप इनपुट, अगर हमने स्टेप इनपुट उसको इनपुट दिया, स्टेप इनपुट मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमें एक कांस्टेंट वोल्टेज मिलता है, सपोज उसका एम्पलीट्यूड a है, तो हमें इंटीग्रेशन का आउटपुट ऐसा मिलेगा। ठीक है,
क्योंकि कैपेसिटर क्या होता है, ये निगेटिवली चार्ज होगा। अगर हम डीसी सप्लाई देते हैं कैपेसिटर को, तो कैपेसिटर क्या होता है, ऐसा चार्ज होता है। ठीक है, ये डीसी सप्लाई सपोज, तो हमने कैपेसिटर को डीसी सप्लाई दिया, तो कैपेसिटर ये निगेटिवली चार्ज होगा। निगेटिवली क्यों चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव साइन है इसलिए। ये ग्राफ हम पॉजिटिव में क्यों नहीं दिखा सकते, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव साइन है, तो हमको ये निगेटिव में दिखाना पड़ेगा। देखो वोल्टेज तो पॉजिटिवली इंक्रीज हो रहा है एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, ओके। और आउटपुट वोल्टेज जो है कैपेसिटर का वो निगेटिवली इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव साइन है इसलिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है, तो ये आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा यहाँ पे, वी इज इक्वल टू -1 0 to 2 a dt vo of 0, ओके। सो vo इज इक्वल टू -1 0 to 2 a dt, ये मतलब क्या, इसका एम्पलीट्यूड है ये a इसका एम्पलीट्यूड है। सो a इंटू ए टी फॉर t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दूसरा है, सपोज अगर हमने स्क्वायर वेव इनपुट दे दिया इंटीग्रेटर को। अब स्क्वायर वेव मतलब क्या, ये डीसी पॉजिटिव डीसी सप्लाई है और ये नेगेटिव डीसी सप्लाई है। ये पॉजिटिव डीसी सप्लाई, ये नेगेटिव डीसी सप्लाई। तो ये प्लस ए है, ये माइनस ए है। ये ए क्या है, उसका वोल्टेज है, एम्पलीट्यूड है, प्लस ए माइनस ए। और ये टाइम रहता है 0 to t/2, और ये 0 to t, ये 3t/2, फिर 2t, ऐसा टाइम रहता है। दिस इज द स्क्वायर वेव इनपुट। अगर ये स्क्वायर वेव इनपुट हमने कैपेसिटर को, ये इंटीग्रेटर को इनपुट दिया, तो हमें कैपेसिटर के आउटपुट में, मतलब इंटीग्रेटर के आउटपुट में क्या आउटपुट मिलेगा हमें, देखो ये हमने इनपुट दिया, ये प्लस ए, फिर माइनस ए, फिर प्लस ए, फिर माइनस ए, ऐसा स्विच डीसी सप्लाई, मतलब स्क्वायर हमने इसको इनपुट दिया, तो क्या मिलेगा। देखो ये डीसी सप्लाई सिंपली, ये पॉजिटिव डीसी सप्लाई अगर हमने इंटीग्रेटर को इनपुट दिया, तो कैपेसिटर चार्ज होगा, और कैपेसिटर के अक्रॉस का आउटपुट ही हमारा आउटपुट होता है इंटीग्रेटर का। तो ये निगेटिवली क्या हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। देखो ये क्या हो रहा है, कैपेसिटर निगेटिवली यहाँ पे चार्ज हो रहा है। ठीक है, निगेटिवली चार्ज हो रहा है। अब यहाँ पे निगेटिव सप्लाई है, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा ऐसा। फिर ये पॉजिटिव डीसी सप्लाई है, तो यहाँ पे निगेटिवली चार्ज होगा। फिर ये निगेटिव डीसी सप्लाई है, तो यहाँ पे वो ऐसा पॉजिटिवली चार्ज होगा और 0 तक। तो ऐसी वेव हमें इसके आउटपुट में मिलेंगी। सो अगर आपको क्वेश्चन पूछे एग्जाम में, व्हेन द इनपुट टू द इंटीग्रेटेड सर्किट इज स्क्वायर वेव और रेक्टेंगुलर वेव, देन व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द इंटीग्रेटर। तो इंटीग्रेटर का आउटपुट क्या रहेगा, फिर ट्रायंगुलर नेचर का रहेगा, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, ये व्यू इज इक्वल टू माइनस टी, ये जो है ये व्यू इज इक्वल टू माइनस टी, और ये जो है ये व्यू इज इक्वल टू प्लस टी। ये मतलब उसका एम्पलीट्यूड, टी मतलब टाइम, ओके। सो नाउ इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म फॉर स्क्वायर वेव इनपुट। तो ये स्क्वायर वेव इनपुट के, अगर स्क्वायर वेव अगर हमने इनपुट दिया इंटीग्रेटर को, तो ये हमें ऐसे आउटपुट वेव फॉर्म मिलेंगी। ठीक है, अगर हमने उसको साइन वेव इनपुट दिया, देखो हमने साइन वेव अगर इनपुट दिया इंटीग्रेटर को, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, कोसाइन वेव मिलेंगी, पर कैसी, निगेटिवली। कोसाइन वेव कैसी मिलेंगी, हमें निगेटिवली मिलेंगी। क्यों, साइन और कोसाइन में क्या फर्क होता है, 90 डिग्री का। देखो ये 0 से स्टार्ट होती है यहाँ पे, तो ये मैक्सिमम निगेटिव से स्टार्ट होंगी, ओके। तो ये साइन वेव इनपुट है और एक कोसाइन वेव आउटपुट है। तो एक्चुअली हमें साइन 0 मतलब साइन 0 अगर 0 है, तो कॉस 0 क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो हमें ये ऐसी वेव फॉर्म आउटपुट में मिलेंगी यहाँ पे। देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ वेव फॉर्म, तो हमें ये ऐसी वेव फॉर्म मिलेंगी। जब ये पॉजिटिव रहती है, जब ये पॉजिटिव रहती है साइन, तब कॉस निगेटिव रहता है, तो हमें निगेटिव से मिलेगा, ये ऐसा मिलेगा हमें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, साइन 0 है, तो यहाँ पे कॉस मैक्सिमम है, क्योंकि उसमें 90 डिग्री का एंगल रहता है, फेज शिफ्ट रहती है। तो यहाँ पे साइन 0 है, तो यहाँ पे कॉस मैक्सिमम है, पर मैक्सिमम निगेटिव है। अब ये 0 और ये माइनस ये मत कंसिडर करो आप, ओके, यू डोंट कंसिडर दिस। सपोज ये 0 है, यहाँ पे मैं दूसरी वेव निकाल रहा हूँ,
ये माइनस ए है, ओके, और यहाँ पे कहीं पे प्लस ए है सपोज, ये मैं दूसरी वेव निकल रहा हूँ, यू डोंट कंसिडर दिस वेव, आप ये वेव मत कंसिडर करो। तो देखो जब साइन वेव का, साइन वेव एट 0 टाइम 0 वोल्ट, ओके, 0 डिग्री पे 0 है, तो कॉस 0 डिग्री पे क्या मिलेंगे, मैक्सिमम नेगेटिव मिलेगा। मैक्सिमम पॉजिटिव मिलता है एक्चुअली, पर यहाँ पे मैक्सिमम नेगेटिव क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन रहता है इन्वर्टिंग ओपन होने के कारण, तो यहाँ पे माइनस ही मिलेगा। और जब साइन पिक पे रहता है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू रहती है, तब कोसाइन 0 रहता है, कॉस की वैल्यू 0 रहती है। और फिर से यहाँ पे ये 0 आएगा, तो ये फिर से मैक्सिमम पॉजिटिव में जाएगा, ओके। सो इन दिस वे हमें साइन के साइन वेव अगर हमने इनपुट दिया तो हमें यहाँ पे ऐसी कोसाइन वेव मिलती है, ओके। तो इन दिस वे वी कैन draw the waveforms for the integrator circuit, ठीक है। तो द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द इंटीग्रेटर, इंटीग्रेटर के साथ कौन से प्रॉब्लम एसोसिएटेड होते हैं, देखो ये उसका जो इम्पेडेंस रहता है इंटीग्रेटर का, हमें मालूम है कि ये इन्वर्टिंग ओपैम्प सर्किट है, तो इन्वर्टिंग ओपैम्प का गेन क्या रहता है, माइनस आर एफ बाय आर वन, बराबर है, माइनस आर एफ बाय आर वन। पर यहाँ पे आर एफ की जगह पे क्या है, कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या रहता है, एक्सेप्ट, कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस मतलब ऑपोजिशन है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो वो कितना यहाँ पे माइनस एक्सेप्ट बाय आर वन है। तो अगर कैपेसिटर हमने अगर सपोज डीसी सप्लाई दिया, तो ये एक्सेप्ट क्या रहता है, डीसी सप्लाई के लिए कैपेसिटर का इम्पेडेंस जो है वो इन्फिनिटी रहता है, तो अगर डीसी सप्लाई दिया तो ये इन्फिनिट रहेगा, और ये अगर इन्फिनिट रहा तो गेन इन्फिनिट हो जाएगा, और गेन इन्फिनिट हो गया मतलब ये कैपेसिटर वर्क ही नहीं करेगा, बहुत ही कम इनपुट अगर हमने दिया तो वो डायरेक्टली सैचुरेशन में चला जाएगा, तो ये उसका प्रॉब्लम है। इसीलिए हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल ओपैम्प यूज करते हैं, ठीक है। अब प्रैक्टिकल ओपैम्प में देखो ना, अगर सपोज डीसी सप्लाई दिया तो यहाँ पे क्या होगा, ये डीसी सप्लाई के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन्फिनिटी रहता है, क्योंकि आपको मालूम है डीसी में कैपेसिटर ओपन सर्किट बोल के एक्ट होता है, और ओपन सर्किट का इम्पिडेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इन्फिनिट, तो ये अगर इन्फिनिट रहा तो इसका पूरा गेन इन्फिनिट हो जाएगा, तो ये वर्क ही नहीं करेगा सर्किट, ठीक है। तो ये उसका डिसएडवांटेज, इसीलिए ये डीसी में यूज नहीं होता, डीसी सप्लाई में, ये आइडियल इंटीग्रेटर। और अगर सपोज हमने हमारे इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ज़्यादा है तो उसका जो रिएक्टेंस रहेगा वो बहुत ही कम रहेगा, और अगर इसका रिएक्टेंस बहुत कम रहा मतलब एक्सेप्ट की वैल्यू अगर कम रही, तो ये जो रेशियो है ये उसका गेन ये बहुत कम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे दो प्रॉब्लम है, अगर बहुत कम फ्रीक्वेंसी का या डीसी सप्लाई अगर हमने दिया तो उसका गेन बहुत ज़्यादा रहता है, और अगर हमने हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल अगर उसको इनपुट दिया तो इसका गेन बहुत कम रहता है, तो ये उसका डिसएडवांटेज है आइडियल इंटीग्रेटर का। इसीलिए हम यूज करते हैं प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर। प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर में क्या करते हैं हम, एक कैपेसिटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस यूज करते हैं पैरेलल में, तो डीसी सप्लाई अगर रहा तो वो आरएफ से पास होता है, और अगर एसी रहा तो फिर वो कैपेसिटर को शॉर्ट भी किया उसने, उसका इम्पिडेंस कम भी होगा, फिर भी हमें ये आरएफ का सपोर्ट यहाँ पे होता है, ओके। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के हमें अभी ये फीडबैक का रेजिस्टेंस मिलने वाला है। सो फीडबैक रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आरएफ एंड सीएफ। तो हम हमारे गेन को कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से विद द हेल्प ऑफ दिस external capacitor, that external resistance that we use at the feedback. So that is nothing but a practical inverting integrator. तो ये प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर है, ठीक है। सो हमें ऐसा आउटपुट मिलेगा, देखो ये पॉजिटिव है वेव फॉर्म प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर की, तो हमें ये ऐसी वेव फॉर्म मिलेंगी, ओके। ये पॉजिटिव है तो जीरो से नेगेटिव तक एम्पलीफाई होगा, चार्ज होगा कैपेसिटर, नेगेटिव रहा तो जीरो से पॉजिटिव तक चार्ज होगा, फिर वैसा हमें ट्रायंगुलर सिग्नल मिलेगा। सो स्क्वायर वेव अगर इनपुट दिया इंटीग्रेटर को तो हमें आउटपुट में ट्रायंगुलर सिग्नल मिलता है। ट्रायंगुलर मतलब वो एग्जैक्टली ट्रायंगुलर नहीं होता, वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होता है, ठीक है।
So this is all about the integrator circuit.